हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DU BEd 2018 का क्वेश्चन पेपर, और जो कि एकदम ऑथेंटिक है। एंड लेट मी टेल यू कि यूट्यूब पे बहुत ही कम लोगों ने ये 2018 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है, और जिन्होंने किया भी हुआ है वो रियल नहीं है या फिर ऑथेंटिक नहीं है, DU BEd का नहीं है या और किसी स्टेट के बीएड का एग्ज़ाम का वो क्वेश्चन पेपर है। तो ये एकदम ऑथेंटिक 2018 DU BEd का क्वेश्चन पेपर है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो लास्ट तक देखते रहेगा ये वीडियो, क्योंकि काफ़ी हेल्प करेगा आपको आपकी प्रिपरेशन में एंड DU BEd के क्वेश्चन टाइप को समझने में कि DU BEd में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो किस बेसिस पे या फिर किस तरह से पैटर्न उनका रहता है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम में भी, क्योंकि अगर हमें फॉर्मेट पता चल गया तो हम उस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट चीज़ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको DU BEd से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियो देखने को मिलती रहती है। इससे पहली वाली वीडियोस में हमने DU BEd के 2019 एंड 2020 के क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा DU BEd से रिलेटेड कई वीडियोस अपलोड की जा चुकी है चैनल पे। अगर आप नए हैं तो उन वीडियोस को जाकर देखिए, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाला है DU BEd का, उसकी प्रिपरेशन में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और 2018 में जो DU BEd का क्वेश्चन पेपर था वो किस प्रकार से आया था, किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हुए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ कहाँ से पूछे गए। तो दोस्तों, 2018 में जो पूछा गया पहला क्वेश्चन था DU BEd में, वो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग से पूछा गया है, और वो भी सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन से। कि 6 फ्लोर हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसमें भी 6 दोस्त रहते हैं, तो दाएं बाएं उनका मकान है। तो लास्ट में वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि मंजिल संख्या 1 पर रहने वाला व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पे इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है दिवाकर। तो दिवाकर जो है वो पहली मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति है। इसी प्रकार इसी सिनेरियो बेस पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में जो दिवाकर और अमनप्रीत के बिल्कुल बीच वाली मंजिल पर रहते हैं वे कौन कौन है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा असलम और इनू। इसी प्रकार इसी सिनेरियो के बेस पर ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बोनी के निवास की मंजिल संख्या है, तो वो आपको बतानी है। तो यानी कि मेन मकसद आपका यहाँ पे ये देखना होगा कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार फ्रेम किया गया है। यानी कि अगर आप सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करके रखने हैं कि एक क्वेश्चन से ही कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मंजिल हो चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो, कोई टेबल वाला हो, तो वो आप इजीली निपट सकें उससे। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, श्रृंखला से पूछा गया है, जो कि जिसमें 4 8 28 80 244 की एक श्रृंखला चल रही है। तो उसका अगला जो अंक होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें से आपको श्रृंखला के आधार पे जो भी एग्जैक्ट आंसर होगा इसका आपको लगा देना है। तो यानी कि आपको श्रृंखला के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके जाने हैं। ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है जो कि 2019 और 2020 में नहीं पूछा गया है, बट 2018 के क्वेश्चन पेपर में ये देखने को मिला है कि ABCD वाला जो सीरीज चलती है उसमें कौन सा सुटेबल यानी फिल इन द ब्लैंक्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो ये आपको प्रिपेयर करके चलना है इस तरह के क्वेश्चन को भी। इसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन देख सकते हैं कि विषम ऑड वन आउट छांटना है यहाँ पे, जिसका आंसर है JFE। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, आप इसमें भी ऑड वन आउट छांटना है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। अब आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि रीजनिंग से ही आया हुआ है, जिसमें सिनेरियो बेस है, और फिर लास्ट में इसका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको करना होगा। इसी प्रकार इसी सिनेरियो बेस पे इसका अगला क्वेश्चन भी फ्रेम किया हुआ है, जिसका आंसर आपको इसी सिनेरियो के आधार पे ही देना है। इसके बाद तीसरा भी इसी सिनेरियो बेस पे ही है क्वेश्चन, चौथा भी आपका इसी सिनेरियो पे है, और पांचवा आपका अलग हो गया, यानी कि अलग फॉर्मेट से ये क्वेश्चन आया है। और वो भी ये आपका करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है कि 2018 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये आपका सही अध्यक्ष हो जाएगा दक्षेश के राष्ट्राध्यक्ष। इस बार कौन था, तो इस बार कोई भी नहीं था। इसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कदम खाद्य पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए दर्शाए गए हैं, उनको क्रम वाइज लिखना है सही क्रम में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये प्रोटीन
के जांच करने वाला, एक कार्बोहाइड्रेट की जांच करने वाला जिसमें स्टार्च की जांच करते हैं हम आयोडीन से, और उसके बाद एक आपका वसा वाला जांच भी आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने की चांस बहुत हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 2020 दोनों में पूछा गया और यहाँ पे 18 में भी पूछा गया है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे आ गया है कि कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये ग्लूकोज का घोल, रोटी का एक टुकड़ा इसमें स्टार्च होता है, और उसके अलावा उबले हुए आलू में, मसले हुए आलू में स्टार्च होता है। तो उस पर अगर हम आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे तो वो गाढ़ा नीला हो जाता है। तो ये हमें नीला काला हो जाएगा रंग, यहाँ पे देख रहे हो। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाने वाला जो पदार्थ होगा वो उबले हुए आलू और रोटी का टुकड़ा। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कोई गेंद एक समान स्थानांतरित गति कर रही है, इसका अर्थ है कि, तो इसका जो भी आंसर है आप नीचे देख सकते हैं। आपको बस यहाँ पे क्वेश्चन देखने हैं, उस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन करनी है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन तो आपके रिपीट होने नहीं वाले। तो इस बेस पे आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि अगले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, कहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो वो पार्ट आपको कवर करके चलना है। पाँचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्राथमिक स्रोत जो औपनिवेशिक भारत के इतिहास को समझने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है वह है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको अगर थ्योरी पता है उसकी, यानी पीछे का बैकग्राउंड पता है, तब यहाँ पे आप आंसर सही कर सकते हैं, वरना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधों की कई विशेषताएं दे रही है और उसमें से आपको करेक्ट वाली चुननी है। तो यहाँ पे आपकी अगर थ्योरी स्ट्रांग है, अगर आपको थ्योरी पता है इसके पीछे की, तो आराम से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा फिर निम्नलिखित के द्वारा मृत्यु दर में कमी जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित कर देती है। तो ये क्वेश्चन आपका सोशोलॉजी से पूछा गया है, एंड सोशोलॉजी से भी 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2019 में भी आए थे, 2020 में भी आए थे, और इसमें भी क्वेश्चन ये देखने को मिला है सोशोलॉजी से। तो आप सोशोलॉजी को भी थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलिए, यानी कि जो 12th क्लास की सोशोलॉजी होती है उसके अगर आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपकी सोशोलॉजी फिनिश हो जाती है और उससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसी तरह आपका 8वां क्वेश्चन है, भारत में एक गांव को विद्युतीकृत माना जाता है जब, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका, कब माना जाएगा, गांव के 10% घर तथा स्कूल, पंचायत कार्यालय और स्वास्थ्य केंद्र जैसे सार्वजनिक स्थलों पर बिजली पहुंच जाए तो उस गांव को हम विद्युतीकृत मान लेते हैं कि उस गांव में जो बिजली है वो पहुंच गई है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका मैथ से। तो मैथ से काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो भी अगर आपकी थ्योरी अच्छी है मैथ की, यानी कि अगर आप 10th तक की मैथ अच्छे से कर सकते हैं तो आप इनसे भी निपट सकेंगे आराम से। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपकी 10th तक की मैथ आपको स्ट्रॉन्ग करके रखनी है और वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठी रब्बी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकती है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षर को नहीं पढ़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, ऐसा क्यों है, क्योंकि रब्बी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया। तो ये आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा गया, जो आपका 12वां चैप्टर है नेत्र वाला, उससे पूछा गया है। तो इसमें नेत्र के जो निकट बिंदु पास आ गया, तो इसीलिए उसको दूर देखने में दिक्कत होगी, जिसका हम इलाज वो अवतल लेंस की सहायता से कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। किसी द्विमीय गति के ताक्षणिक चाल VO कोई धनात्मक नियतांक है, निम्नलिखित में जो कथन अनिवार्यतः सत्य है वह क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके पीछे की थ्योरी अगर आपको पता है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कण का त्वरण अनिवार्यतः गति के तल में है। इसी प्रकार अगला 12वां क्वेश्चन है, एक गतिविधि में मारिया ने पानी से भरे गिलास में थोड़ी मात्रा ठोस कॉपर सल्फेट को घोल दिया। घोल में से ठोस तांबा सल्फेट वापस पाने के लिए वह किस विधि का उपयोग करेगी। तो यहाँ पे देखिए, वाष्पीकरण विधि का उपयोग करेगी कि वाष्पीकरण करके पानी को उड़ा दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो आपका कॉपर सल्फेट होगा। इसके बाद अगला है,
33 छात्रों के एक वर्ग में रोहित का स्थान 12वां है, लेकिन जुड़वा भाई साहिल उससे 4 स्थान ऊपर है। नीचे साहिल का स्थान क्या है? ये आपका रैंकिंग वाला आ गया है, तो आपको रैंकिंग वाली रीजनिंग भी करके जानी है। इसके बाद जनसंख्या वितरण शब्द से तात्पर्य है। अगेन सोशोलॉजी से क्वेश्चन फंसा है, तो सोशोलॉजी को वीक नहीं लेना है, उसको वो भी करके जाना। सोशोलॉजी काफ़ी आसान है और 2-3 ही चैप्टर आप पढ़ के उसे कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि आपके 12 नंबर वहाँ से आ सकते हैं बस थोड़ी सी मेहनत पे। तो सोशोलॉजी को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, कबीर अपने दोस्त को पादप तंतु से बना उपहार देना चाहता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा चयन करेगा? तो कौन सा पादप तंतु से बना? तो पादप तंतु कौन सा होते हैं? पटसन या जूट का थैला, ये आपका पादप तंतु है, क्योंकि ऊन आपका जानतव है। इसके बाद फिर नायलॉन भी आपका क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा। रेशमी साड़ी ये भी आपकी, ये आपका जानतव हो जाएगा, यानी कि जानतव जो रेशे होते हैं वो जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे, जिसमें ऊनी और रेशम ये जंतु वाले हो गए, नायलॉन आपका कृत्रिम हो गया। तो एक जो आपका बताया पादप वाला वो पटसन और जूट ये होगा जो कि पादप से प्राप्त होता है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है आपका, जो कि हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ के इसका आंसर नीचे देख सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर मोस्टली ऐसे होता है कि उसमें जो ऑप्शन है वो काफ़ी दिए होते हैं और उस ऑप्शन में से 2-3 आंसर होते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी का होना आपका बहुत ज़रूरी, थ्योरी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सांप्रदायिक के संदर्भ में जो कथन सत्य नहीं है, अगेन यहाँ पे अब सांप्रदायिक के कथन इतने सारे दे दिए, उसके बारे में हमें अगर पता है कि उसका कौन सा गलत हो सकता है तो वही हम यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, जेंडर के संदर्भ में जो कथन स्वीकार्य नहीं है वह है। तो अब यहाँ पे भी जेंडर के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम तय कर पाएंगे कि क्या गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर है जेंडर अवधारणा एक जैविक निर्मित है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, भारत इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में सही कथन होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप नीचे देख सकते हैं। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन पे। अनेक कार्बनिक पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है क्योंकि ये अम्ल है, जबकि अन्य पदार्थ जैसे अमोनिया आयन धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं। कुछ एक परिस्थितियों में अमीनो अम्ल का एक ही अणु एक साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से आवेशित हो सकता है, ऐसा अमीनो अम्ल को कहा जाता है। तो ऐसे अमीनो अम्ल को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका द्वितीयक आयनिक रूप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, चुंबक के गुणों को सुरक्षित रखा जाता है, कैसे रखा जा सकता है चुंबक के गुणों को सुरक्षित? तो नाल चुंबक के ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखकर चुंबक के गुणों को संरक्षित किया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। 22वां क्वेश्चन, स्तंभ के वाहिका रहित टुकड़े में जो स्पष्ट चालनी नालिकाएं पाई जाती है उनका संबंध किससे होता है? तो ट्रोकोडेंड्रॉन से इसका संबंध होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, इनमें से सुमेलित सार्वजनिक नीति है। तो यहाँ पे सुमेलित सार्वजनिक नीति का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। तो प्रगति बालिका को तकनीक शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति है, तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के संदर्भ में गलत कथन है। और भारत में राष्ट्रवाद वाला 2020 में भी आया था कि भारत के राष्ट्रवाद के बारे में कौन से जो साहित्य जो रचे गए थे वो कौन से साक्ष्य से हमें पता चलता है भारत के राष्ट्रवाद में। तो यानी कि भारत का राष्ट्रवाद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उससे भी एक क्वेश्चन मिल रहा है हमेशा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विभिन्न वर्गों और सामाजिक समुदाय की भागीदारी के संबंध में जो कथन सत्य है वह है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आप नीचे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, आज के लिए काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प होगी अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर करने में कि किस तरह से हम अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करें। तो अब आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि DU BEd का एग्ज़ाम जो है वो आप क्लियर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहेगी और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम जल्दी अपलोड करेंगे चैनल पे, तो उसके लिए आप चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगैन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।